अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाजरीन, हमारा एक फॉर्मेट होता है किताबों के सिलसिले में मैं और मेरी किताबें। आज इसमें मैं आपको एक बहुत ही शानदार किताब से मुतारफ़ करा रहा हूं और ये किताब है ब्रिगेडियर नोमानुल हक फ़ारूक साहब की ज़िंदा लम्हात। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ज़िंदा लम्हात। ये मेरे तक पहुंची, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत मारूफ शायर हैं, हसन अब्बास रज़ा साहब। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ब्रिगेडियर नोमानुल हक फ़ारूक साहब से मेरा तारुफ़ करवाया। फिर ब्रिगेडियर साहब ने मुझे मदऊ किया इस किताब की तकरीब रूनुमाई में, लेकिन कुछ ऐसे मामलात थे कि मैं उसमें हाजिर ना हो सका। लेकिन उससे पहले मैं ये किताब सारी पढ़ चुका था। बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़वाने पर मजबूर कर देती हैं, वो अपने आप को पढ़वाती हैं। तो ये ब्रिगेडियर साहब की किताब उनमें से एक है। जब इसके मैंने पेश लफ्ज़ पढ़े या इस पर जो कमेंट्स आए थे, तो उससे मुझे ये लगा कि ये कोई तसलसल है कि जैसा मज़ा हमारे आम तौर पर मुसल्लह अफ़वाज से ताल्लुक़ रखने वाले जो दोस्त हैं या दानश्वर हैं, जिनमें उनके सरखेल रहे हैं, जनरल शफीक उर रहमान, ज़मीर जाफ़री साहब, और फिर आप देख लीजिए कर्नल मोहम्मद ख़ान बजंग आमद वाले, अशफाक हुसैन साहब और ब्रिगेडियर सौलत रज़ा साहब हैं, और इससे मेजर असद साहब हैं। इन तमाम ने अपने जो दिन थे इनकी तरबियत के, उनके बारे में किताबें लिखी हैं, और वो फ़िकाहिया या जिसे कहें हमारे यहाँ मज़ाहिया अदब में उनका अपना एक रंग ढंग है। लेकिन जब मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा और इसमें से गुज़रा, तो मुझे उन साहिबान से इख्तलाफ हुआ कि जिन्होंने इस किताब को भी उसी ज़ुमरे में रखा है। ये किताब उनसे बिल्कुल अलग है। अब आप पूछेंगे कि ये अलग किस तरह से है, गोके इसके जो इब्तदाई अबवाब हैं कि जब वो अपना कमीशन मिलने के बाद ट्रेनिंग के लिए काकुल पहुँचे और उसके बाद फिर सारा कुछ जैसे होता है वो कमोबेश वही सारी बातें, लेकिन उनमें इनका एक अपना रंग था। लेकिन जो इनका अहवाल है जब ये सरकारी असाइनमेंट के सिलसिले में सऊदी अरब में रहे, उनका क़याम था, फिर इसका जो आखिरी चैप्टर है जिसमें ये अपने वालिद साहब के बारे में लिखते हैं, तो यकीन जानिए कि ये मुझे बड़ी बड़ी जो बायोग्राफीज़ हैं उनमें से एक लगी कि इसमें जिस कदर आप समझिए कि दिल खोल के रख देने वाली बात की है नोमानुल हक फ़ारूक साहब ने। अपने वालिद साहब के बारे में बताते हुए वो लिखते हैं कि वो किस कदर अपने बच्चों की तरबियत और तालीम के सिलसिले में ख्याल रखते थे, और उन्होंने अपना किस तरीके से जो उनका आज था वो अपने औलाद के कल के लिए कुर्बान किया। एक जगह बताते हैं कि वो सारा उनका जो बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला वो खुद किया करते थे। जो इनके भाई हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक साहब के बाबर साहब, वो जब एक इम्तिहान दे रहे थे सिविल सर्विस का, और उसमें एक पेपर था कानून शहादत का जो उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं ये इम्तिहान नहीं देता। ये शाम की बात है और अगले रोज़ पेपर था। तो इनके वालिद साहब ने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो खुद गए बाज़ार में, कानून शहादत की किताब ख़रीदी और उसे पूरी रात पढ़ते रहे, उसके जिस्म निकाले, और फिर सुबह नमाज के बाद जब इनके भाई बाबर उठे तो उन्हें उठाया, और पेपर का वक्त होने से पहले पूरे के पूरी किताब के जो अहम तरीन नकात कानून शहादत के, तो वो बाबर साहब को अज़बर करा चुके थे, और बाबर साहब वो पेपर देने चले गए। इस किताब का जो आखिरी हिस्सा है जहाँ वो अपने वालिद साहब के बारे में बयान करते हैं, वो बड़ा हार्ट टचिंग है। ब्रिगेडियर नोमानुल हक फ़ारूक चाहते थे कि उनके वालिद और वालदा हज करें। उनकी तैनाती हुई सऊदी अरब में, और वहाँ जो डेपुटेशन था उसके 2 माह के बाद जब हज के लिए दरख्वास्तें देने का और जो स्पॉन्सर्ड थी सिलसिला शुरू हुआ, तो इन्होंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया कि मैं आपको हज पर बुलाना चाहता हूँ और मैं आपके टिकट भिजवा रहा हूँ। तो वो खामोश हो गए।
انہوں نے جواب نہ دیا اور کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ 2 دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ مان بسم اللہ کرو اور ٹکٹ لے لو۔ اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے ایک دوست تھے نعمان الحق فاروق صاحب کے، ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ میرے بیٹے کی تنخواہ سعودیہ میں اتنی ہے کہ 2 مہینے کے بعد وہ مجھے حج پر بلا سکے، کیا اس نے اتنے پس انداز کر لی ہیں یا اس کا کوئی اور سلسلہ ہے؟ تو ان کے جو دوست تھے انہوں نے کہا میں آپ کو کل بتاؤں گا پتہ کر کے ان کے جو آرمی آفس سے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں ان کی سیلری اتنی ہے کہ وہ آپ کو بآسانی حج پر بلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کنسنٹ دی، لیکن یہ ان کے نصیب میں نہیں تھا، وہ حج نہ کر سکے۔ اور ابھی جب ان کی حج کی تیاری چل رہی تھی تو ایک روز صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کا آخر میں ایک بہت ہارٹ ٹچنگ بات ہے کہ وہ ہولی فیملی ہسپتال کے قریب ایک قبرستان میں، نجی قبرستان تھا، وہاں کسی دوست یا عزیز کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو انہیں وہ قبرستان بڑا بھایا۔ وہاں درخت تھے، پرندے چہچہا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے پیسوں سے، اپنی جیب میں سے اپنی قبر کے لیے جگہ خریدی اور پھر اسی جگہ ان کی تدفین ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 5500 روپے تھے، اور انہوں نے اپنے ترکے میں 1 بائیسیکل اور 10 مرلے کا مکان چھوڑا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کتاب، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، بریگیڈیئر نعمان الحق فاروق صاحب کی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمارے جتنے دانشور ہیں، عسکری دانشور، یہ کتاب ان سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اس میں مسکراہٹ بھی ہے، اس میں کہا بھی ہے، اور اس میں دل کو چھو لینے والی باتیں بھی ہیں کہ جو آپ کو ایک تاثر کے ساتھ کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کہیں باپ اور بیٹی کی محبت ہے، کہیں والد کی اپنی اولاد سے محبت ہے، اور پھر گھرداری اور ایک فیملی کیسے بنتی ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ اس کتاب میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ویلاگ ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں اور یہ ویلاگ اچھا لگا ہو تو اسے شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔